काला हेलमेट पहनकर करता था चेन स्नैचिंग। इंदौर के तिलक नगर थाना पुलिस को झपटमारी और लूट की वारदातों में बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन गेमिंग में पैसे हारने के बाद शहर में झपटमारी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। दरअसल तिलक नगर पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी का नाम आशीष नायडू है, जो मूल रूप से जबलपुर के यादव कॉलोनी का रहने वाला है। जो फिलहाल आरोपी इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में स्थित भोला उस्ताद मार्ग पर भोजनालय का संचालन करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी हेलमेट पहनकर एक्टिवा वाहन से वारदातों को अंजाम देता था ताकि उसकी पहचान न हो सके। वे खासतौर पर बुजुर्गों और महिलाओं को निशाना बनाता था, उनसे सोने की चेन झपट लेता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने शहर के अलग अलग थाना क्षेत्र में कुल 4 झपटमारी और लूट की घटनाएं करना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कोई सोने की चेनें और एक्सेस स्कूटी जब्त की है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब 4,52,000 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रहा है, पता लगाने की कोशिश कर रही है उसने और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। पकड़े गए आरोपी को लेकर डीसीपी ने यह भी बताया कि करीब 10 लाख रुपए ऑनलाइन गेमिंग सट्टे में हार चुका है। अभी पिछले दिनों 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसमें एक तिलक नगर में हुई थी और एक परदेसीपुरा में हुई थी। और इसके बाद एक इसकी पतारसी के लिए जॉइंट टीम गठित की गई दोनों थानों की, और इसमें तिलक नगर थाने की टीम जो है इसमें लगी रही और परदेसीपुरा की टीम ने भी काफ़ी मेहनत की। दोनों ने मिलकर इसमें आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कुल 4 मामलों का इसमें खुलासा हुआ है। 4 चेन स्नैचिंग की घटनाएं इसने अभी तक स्वीकार की हैं आरोपी ने, और इसमें अन्य भी खुलासे होने की संभावना है। इसकी पूछताछ अभी और जारी रहेगी और इसके संबंध में माननीय न्यायालय से रिमांड लेने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। तरीका वारदात क्या था? इसमें आरोपी गलियों में घूमता था अपनी स्कूटी में, और जैसे इसको दिखता था कि कोई वृद्ध महिला घर के अंदर जस्ट घुसी है, तो पीछे से घर के अंदर जाकर और उसको पीछे से चेन खींचने का प्रयास करता था और खींचकर फिर भाग जाता था। आरोपी इस घटना में काले रंग का हेलमेट भी पहनता था, और इस पूरी घटनाक्रम में जो है अथक प्रयास के बाद इसको ट्रेस करने में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त। शुरुआती पूछताछ में क्या सामने आया, क्या वजह थी इस तरह की? जो आरोपी है वो ऑनलाइन गेमिंग में सट्टे में पैसा हार चुका था और उसी पैसे की रिकवरी करने के लिए ये घटनाओं को अंजाम दे रहा था। आरोपी मूलतः जबलपुर का रहने वाला है, वर्तमान में भंवरकुआं के पास इसका ढाबा है जो इसको चलाता है, और इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं पाया गया है। जो अभी घटनाओं का खुलासा हुआ है, अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में पृथक से जानकारी आने पर बताई जाएगी। कितने का कर्जा होता है सर? ये करीब 10 लाख का ये पैसा हार चुका है गेमिंग में, सट्टे में, और उसी की रिकवरी करने के लिए ये अपराधों को अंजाम दे रहा था। सर, चेन झपटता के पहले कहीं ये लोकेशन देखता था या फिर रेकी करता था? रेकी भी ये करता था, और नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि घटना कारित करने के लिए ये घूम रहा था, और इसी घटना को कारित करने के एक और प्रयास में इसको पकड़ा गया है। और जैसा देखता था ये मौका कि कोई महिला घर में घुस रही है, तो पीछे से उसकी चेन खींचने का ये प्रयास करता था। इंदौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर साबित किया है कि वे जनता के दिलों पर क्यों राज करते हैं। उनका मन जनता की एक आवाज पर पसीज जाता है। दरअसल एक दिव्यांग ने प्रदेश के मुखिया से जब ये कहा कि उन्हें भारत न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में हो रहे मैच को मैदान से लाइव देखना है, लेकिन टिकट का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो ये सुनते ही सीएम डॉक्टर यादव ने बिना कोई देर के उनके लिए टिकट का प्रबंध कर दिया। दिव्यांग ने ये अपील वीडियो के जरिए की थी। वीडियो देखते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उसकी शिक्षा को तुरंत पूरा करने का आदेश दे दिया। इच्छा पूरी होने के बाद दिव्यांग ने सीएम डॉक्टर यादव को धन्यवाद भी दिया। गौरतलब है कि भारत न्यूजीलैंड मैच लाइव देखने की अपील उज्जैन के बड़नगर तहसील के गांव वमना पानी के दिव्यांग अभिषेक सोनी ने की थी। उन्होंने इस अपील का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस बात की जानकारी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को लगी तो उन्होंने दिव्यांग की इच्छा पूरी करने में एक बार नहीं लगाया। अभिषेक सोनी ने वीडियो में कहा, मुख्यमंत्री प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक सोनी है, मैं दिव्यांग हूँ, मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, मुझे खेल बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे वनडे मैच को लाइव देखना मैदान पर देख सकूं, लेकिन किसी कारणवश टिकट नहीं मिल पा रही है। आपसे निवेदन के मेरे लिए टिकट का प्रबंध करा दीजिए। अभिषेक सोनी को जैसे ही टिकट मिला वे टीम इंडिया की जर्सी में मैच इंदौर देखने पहुंचे। उन्होंने मैच के टिकट भी दिखाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस टिकट के लिए वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देता हूं तथा उनका आभार व्यक्त करता हूं। बता दें, जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली तब से उन्होंने कई बार मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने एक आम आदमी की तरह जनता से व्यवहार किया है। सीएम डॉक्टर यादव कभी यूपीआई पेमेंट कर आम खरीदे देखे जा सकते, तो कहीं भी जनता के साथ चाय पीते देखे जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम, मेरा नाम अभिषेक सोनी है, मैं ग्राम ममनाबादी में रहता हूँ और मैं दिव्यांग हूँ। मेरे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का मैच लाइव ग्राउंड में मैच कर देख सकूं, इसीलिए टिकट कोई कारणवश टिकट नहीं हो पा रही है। तो आपसे निवेदन है कि
मेरी टिकट करवा दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद मेरी इच्छा पूरी करने का। अभी भी पैसे के अलावा मेरी टिकट मिल गई। रामपुर से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां गरीबों के निःशुल्क इलाज के लिए दान में दी गई जमीन के दुरुपयोग का आरोप लगा है। ये मामला सिविल लाइंस क्षेत्र के मडैया नादर बाग का है। आरोप है कि वर्ष 1991 में जीनत बेगम उर्फ बेबी बेगम ने लगभग 400 वर्ग गज भूमि डालमिया अस्पताल के डॉक्टर किशोरी लाल को आंखों का अस्पताल बनाने के उद्देश्य से दान की थी, ताकि गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज हो सके। लेकिन 35 वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो उक्त भूमि पर कोई अस्पताल बनाया गया और न ही दान की मंशा के अनुरूप कोई कार्य किया गया। आरोप है कि डालमिया अस्पताल से जुड़े डॉक्टर किशोरी लाल ने वर्ष 2015 में उक्त भूमि के संबंध में अपने पुत्र के नाम मुक्तारनामा कर दिया, जिसके बाद जमीन बेचने की तैयारी की जा रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जब उन्होंने अस्पताल निर्माण की बात उठाई तो उन्हें धमकाया गया और हमले की शिकायत भी पुलिस में दी गई है। परिवार ने भविष्य में किसी भी अनहोनी के लिए डॉक्टर किशोरी लाल और उनके पुत्र को जिम्मेदार ठहराया है। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी रामपुर को लिखित शिकायत देकर निष्पक्ष जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन दान में दी गई जमीन और गरीबों के हक से जुड़े इस मामले में क्या कदम उठाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शम्मू खां। क्या मामला चल रहा है इस प्लॉट पे? साहब, इस प्लॉट पर मामला चल रहा है। मेरी सगी फूफीजादी बहन जीनत बेगम उर्फ बेबी बेगम, जिन्होंने 1991 में डालमिया हॉस्पिटल के डॉक्टर किशोरी लाल साहब को मनिया नादा बाग में एक प्लाट दिया था, जिसको देने का मतलब ये था, जो दान पात्र किया था, हमारे यहाँ हिबा कहते हैं उसको, इस मकसद के लिए दिया था कि रामपुर की गरीब आवाम के लिए एक निःशुल्क आँखों का हॉस्पिटल बनाने के लिए के मकसद से ये प्लाट उनको हिबा किया था। 1991 से लेकर आज तक 2026 हो गई। इस अस्पताल की एक ईंट नहीं रखी गई, बुनियाद नहीं खोदी गई। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने डॉक्टर किशोरी लाल ने 2015 में एक मुख्तारनामा अपने बेटे डॉक्टर विक्रम लाल के नाम कर दिया, जिसमें उनको बेचने की अनुमति तक प्रदान कर दी गई, जो कि आधारहीन है, जिसके विरुद्ध मैं न्यायालय में भी जाऊंगा। और मैं जब प्लाट पर आता हूं तो यहाँ के कुछ ऐसे लोग जिनको मैं शक्लों से जानता हूं, मुझे धमकियाँ देते हैं। ये कहते हैं कि ये प्लाट तो डॉक्टर किशोरी लाल की मिल्कियत है, वो इसके मालिक है, जबकि वो मालिक नहीं है। उस हिबा में, उस दान पात्र में ये शर्त लगी हुई है कि आँखों का हॉस्पिटल बनेगा, और आँखों का हॉस्पिटल इंशाल्लाह बनेगा, ज़रूर बनेगा। मैं अपनी दी के दी इसको बनवा कर छोड़ूंगा, ये मेरा अहद है। 12/1/2026 को मैंने जिलाधिकारी महोदय का प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि वो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर इस अस्पताल को बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करें। दूसरे ये कि एक तर्ज बन जाए जिसमें जिलाधिकारी महोदय खुद और परिवार के लोग हों, जो इस ट्रस्ट की देखभाल करें और इस अस्पताल को बनवाने में अपना योगदान दें। अच्छा, ये जो है वो जो नाम किया था अस्पताल, उसकी कुछ एविडेंस है आपको पेपर में? जी हाँ, हमारे पास सब रजिस्टर्ड पेपर हैं, जो हम जिला अधिकारी महोदय को भी दिखाएंगे और दिखा भी चुके हैं। और जो जहाँ पर न्यायालय में जिस जगह भी हम जाएंगे वो पेपर देंगे, आपको भी देंगे, दुनिया को दिखाएंगे। आप कैसे कह रहे हैं किशोरी लाल बता रहे हैं आप, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर? वो मुख्तारनामे की कापी हमारे पास है साहब, वो भी दिखाएंगे आपको, दुनिया को दिखाएंगे। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है। सच भी सामने आएगा, झूठ भी सब खुल जाएगा। रजिस्ट्री में लिखा हुआ कि ये अस्पताल की जगह दान की गई है? रजिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ, बल्कि हिबा जो किया है, जो दान पात्र किया है, उसमें लिखा हुआ है, पहली शर्त है कि इसमें हॉस्पिटल बनेगा। मुझे कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि चूंकि आज जगह करोड़ों रुपए की हो गई, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये डॉक्टर किशोरी लाल और उनका बेटा विक्रम लाल के अलावा कौन कर सकता है?
जब ये मशहूर कर रखा है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, बजाय इसके कहने के कि ये आँखों का अस्पताल बनेगा, ये मिल्कियत हमारी है, ये जगह हमारी है, नहीं है ये जगह उनकी। ये अस्पताल के लिए, गरीबों के लिए बिना शुल्क अस्पताल बनाने के लिए ये जगह उनको दान में दी गई थी। दान पत्र है, ये दान पत्र है क्या नाम था, कितनी की दान में? जी। क्या नाम बताया, कितनी की दान में? नाम बताया, क्या नाम है आपकी? बहन का नाम है जीनत बेगम, उस बेबी बेगम, वाइफ ऑफ शेख यूसुफ खान, जिन्होंने जालमिया हॉस्पिटल में भी एक वार्ड बनवाया जिसमें 12 बेड का इंतजाम है। आप चाहें तो अभी जाकर देख सकते हैं कि उन्होंने ये वार्ड बनवाया है। तो अब किस नाम से ये अस्पताल बनाया जाता है? जीनत बेगम और यूसुफ खान के नाम से बनाया जाता। इसका यही डॉक्टर किशोरी लाल का मशवरा हो चुका था, इनका उनके घर आना जाना था, इन्हीं के मशवरे पर ये जगह दी गई थी। लेकिन उसका ये अंजाम हुआ कि आज वो दुनिया से चली गई, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना। तो आपने इसकी शिकायत की? डॉक्टर साहब से की शिकायत? डॉक्टर साहब बात ही कहाँ करना चाहते, मिलना नहीं चाहते, फोन नहीं उठाना चाहते, कोई बात करना नहीं चाहते। आप देख रहे हैं मौजूदा सिचुएशन यह है, स्थिति यह है कि यहाँ बुनियाद भी नहीं खुदी है। बोर्ड तो लगा रखे हैं यहाँ पर? ये बोर्ड तो ऐसे ही लगा रखा है दिखावे को, दुनिया के दिखावे को लगा रखा है। कोई कदम उठाया वोट से क्या होगा? अस्पताल कायम हो गया, यहाँ मरीज आने लगे, लोगों का बिना पैसे के इलाज होने लगा। दान पात्र की पहली शर्त यह है कि हॉस्पिटल बनेगा गरीबों के लिए, उससे निःशुल्क उसका इलाज होगा गरीब का। ये गरीब आवाम के लिए दी गई थी। कौन सी जगह लगती है? ये लगता है मैनेजर नादरबाग सिविल लाइन। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं वैसे तो रहने वाला अपने से कोने का हूँ, लेकिन आजकल मैं मुकीम हाल हूँ मोहसिन आजम कॉलोनी, डायमंड रोड पर। तो आपका सपना ये है कि हॉस्पिटल बने? बिल्कुल, मेरी जीत है जी। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं यही कोशिश करूँगा। अपनी जिंदगी में मेरी बहन मर गई, मेरे बहनोई मर गए। कितने बेड का हॉस्पिटल बनेगा इसके अंदर? अब ये तो देखिए जब नक्शा पास होगा। आज तक स्वास्थ्य विभाग से नक्शा भी पास नहीं हुआ, अनुमति भी नहीं ली गई। नगर पालिका से एनओसी मांगी गई थी, मैंने भुगवा दिया क्योंकि उसमें मुकदमा चल रहा है। अच्छा, क्यों, क्या लगता है, क्या करना चाहती हूँ इस प्लॉट का? ये तो वो बताएंगे तो पता लगेगा, बात करेंगे तो पता लगेगा उनकी इच्छा क्या है। मैं तो लोगों से ये सुन रहा हूँ कि वो बेचने की फिक्र में है। मुझसे उनकी कोई बात नहीं, ना बात करना चाहते हैं, ना मुझे बुलाना चाहते हैं। एक बार और जाने किस नाम पर अस्पताल बनने की मांग है? हमारी मांग ये है मरने वालों की और देने वालों की, मरने वाले और देने वालों की ये इच्छा थी कि हमारे नाम से, मियाँ बीवी के नाम से जीनत यूसुफ हॉस्पिटल खोला जाए आंखों का, और लोगों का मुफ्त इलाज हो उसमें। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भगवान महाकाल से की। बता दें आज इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच होने वाला है। इसके पहले मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए और भारतीय टीम की जीत की कामना भगवान महाकाल से की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि देश और प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, यही आशीर्वाद भगवान महाकाल से मांगा है। उज्जैन से संवाददाता शंभू राठौर की रिपोर्ट। नई साल नया वर्ष है, तो बस भगवान महाकाल का दर्शन करने आए थे, आशीर्वाद देने आए थे पूरे परिवार के लिए और हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए। अच्छा, आपका भी कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, तो क्या आपके सीने में दर्द भी उठा था उस समय? तो आज अमावस का दिन है, भगवान के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। क्या मांगा आज आपने? बिल्कुल अच्छा स्वास्थ्य मांगा है, परिवार के लिए आशीर्वाद मांगा है और आज आप जानते हैं हमारा मैच भी है, तो हम चाहते हैं कि हम जीतें। बस बहुत 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 धन्यवाद।
मौनी अमावस्या पर धार सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार में श्रीमती सावित्री ठाकुर खलघाट मां नर्मदा तट पर पहुंचे। स्नान कर मां नर्मदा जी की पूजा अर्चना की। उन्होंने मौनी अमावस्या पर देश प्रदेश वासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, उन्नति, प्रदेश के प्रगति विकास की मनोकामना की। मां नर्मदा जी की परम भक्त है। वह हमेशा अमावस्या पूनम पर मां नर्मदा जी के दर्शन करने मां के तट पर आते हैं। मां के भक्तों श्रद्धालुओं को असुविधा न हो, इसलिए उन्होंने उनकी स्वयं की निधि से टीन शेड का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने आज निर्माण चल रहे टीन शेड का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा तट खलघाट में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां नर्मदा जी के तट पर पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा जी की बड़ी संख्या में भक्तजन नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं और वह खलघाट स्थित मां नर्मदा जी तट पर भी आते हैं। यह टीन शेड निर्माण इसीलिए किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को ठहरने संत महात्माओं के लिए बनाया जा रहा है। मां नर्मदा के तट पर धार्मिक आयोजन, धर्म सभा से आयोजन हो। उन्होंने बताया कि मां नर्मदा जी का तट बहुत सुंदर और भव्य अलौकिक है। जिले के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए इसकी कार्य योजना बनाने की, ताकि यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। इस अवसर पर ग्राम के समाज सेवी साथ रहे। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं शहर क्राइम न्यूज डिजिटल चैनल। आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर ऐसे ही मान्यता है कि देश और प्रदेश से हजारों श्रद्धालु मां नर्मदा जी के तट पर आज स्नान करने पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामना और मन्नत पूर्ण कर रहे हैं। आज मां नर्मदा जी पर स्नान करने का विशेष महत्व है। ऐसी मनोकामना है कि जो भी मौनी अमावस्या पर आज मां नर्मदा तट पर पूजा अर्चना और स्नान करते हैं, उनको बहुत ही जो भी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है, सुख समृद्धि मिलती है। और इससे ज़्यादा यह भी महत्व है कि मां नर्मदा जी और गंगा जी से नहाने से सारे तीर्थ बार बार और नर्मदा जी में स्नान करना एक बार, ऐसी मान्यता है। खलघाट से मैं नरेंद्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु माताएं बहनें पूजा अर्चना करने मां नर्मदा जी के तट पर पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं खलघाट से मैं नरेंद्र चौहान, शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल में। यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और सभी लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए सभी आते हैं माँ के दर्शन करने, स्नान करने। और मैं इसलिए आती हूँ कि सभी हमारे पूरे देश के लोगों का भला हो, सुख समृद्धि आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी माँ नर्मदा का दर्शन कर सकें। यहाँ लोगों के लिए हम एक शेड भी बना रहे हैं। हमारी माताएं बहनें आ रही, उनके लिए शौचालय की उपलब्धता हो। और यहाँ पर बहुत क्योंकि हमारा निमाड़ क्षेत्र, मालवा और दूर दूर से लोग आते हैं नर्मदा के स्नान करने। कहते हैं कि गंगा में स्नान करते वो माँ नर्मदा के दर्शन करने से पुण्य मिलता है। तो लोग बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। आज अमावस्या पे मैं देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो उनके माँ उन पे आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे सभी पे, और हमारा देश रात दिन उन्नति की ओर, प्रगति की ओर बढ़े। थैंक यू। खाजरोद थाना अंतर्गत अवैध संबंधों के चलते एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति को जान से मारने का प्रयास। साजिश के तहत घटना को एक्सीडेंट का रूप देने के प्रयास का खाजरोद पुलिस टीआई धन सिंह ने किया पर्दाफाश। प्रेमी और प्रेमिका हुए गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर भेजा जेल। सर, उसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी, क्या मामला था सर पूरा ये? जी, दिनांक 9/1/26 की घटना, जिसमें रात्रि 8:30-9 के बीच डायल 100 पे इवेंट मिला कि कोई एक्सीडेंट हुआ है खिनौदा रोड पे। मौके पे पुलिस स्टाफ गया, डायल 100 का स्टाफ गया, उनको उठा के ला के उसको प्राथमिक उपचार किया। उपचार के दौरान पुलिस स्टाफ ने ये देखा कि इस प्रकार की चोटें घायल को आई है और डॉक्टर साहब से भी सलाह ली कि सर इस प्रकार की चोटें के एक्सीडेंट में आना संभव है अथवा नहीं, या फिर कोई घटना हुई है। तो प्राथमिक तौर पे डॉक्टर साहब ने ये बताया कि इस प्रकार की चोटें कोई एक्सीडेंट में तो संभव नहीं लग रही, कोई ना कोई घटना हुई है। बस इस संदेह के आधार पर, उस अस्पताली तहरीर के आधार पर हम लोगों ने छानबीन शुरू करी। तो छानबीन के आधार पर जो घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसमें कई सारे ऐसे भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए जो ये इंगित करते हैं कि ये
सड़क दुर्घटना नहीं है। इस आहत के साथ कोई घटना हुई है। इस दौरान जब पूरा एरिया खंगाला गया, जांच पड़ताल की गई, तो उसमें जो भी भौतिक साक्ष्य हैं, ब्लड और वहाँ पे जो पत्थर उपयोग किया है मारपीट का, उस आधार पर जांच शुरू करी तो कहीं ना कहीं जो साइबर की टीम ने जो सहयोग किया, जो एविडेंस हमारे पास आई, उसके आधार पर एक फिर ये क्लियर हो गया कि ये सड़क दुर्घटना नहीं है, ये हत्या का प्रयास की घटना है। अपराध क्रमांक 19/26 धारा 109 BNS के तहत पंजीबद्ध कर उसमें जांच में लिया गया। इस दौरान वहाँ पे सारी चीज़ें सामने आई कि जो आरोपी है गोलूर कुलदीप पिता अशोक चौहान, जो कि बघाना नीमच के रहने वाले हैं, उनको हिरासत में लेके जब पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि साहब जो घायल है उसकी धर्मपत्नी के साथ, जो कि रिश्ते में हमारी मौसेरी बहन लगती है, उनके साथ कुछ अनैतिक चीज़ें हमारे बीच में रही है, प्रेम मोहब्बत रहा है। इस दौरान इसकी पत्नी ने ही बोला कि भाई इसको रास्ते से हटा देते हैं, इसके बाद हम अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। बस इसी लक्ष्य को लेकर ये घटना, जो घायल है संजू घारू पिता काशीराम घारू, जो कि श्रीराम कॉलोनी के रहने वाले हैं, उनके साथ घटना हुई है और तो भी वर्तमान में इलाजरत हैं, हॉस्पिटल इंदौर हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। इसमें मेन आरोपी के अलावा पत्नी को भी आरोपी बनाया गया है और घटना दिनांक के जो मुख्य आरोपी को सहयोग करने आए थे उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है, जो शीघ्र ही टीम उसकी गिरफ्तारी करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। सर, बाकी आरोपियों को न्यायालय पेश कर दिया? 2 आरोपी को न्यायालय पेश किया, जिसमें जो महिला आरोपियां हैं उनको न्यायिक हिरासत में भैरूगढ़ जेल में दाखिल करवाया है, जबकि अग्रिम विवेचना के लिए जो मुख्य आरोपी है गोलूर कुलदीप, उसका माननीय न्यायालय से निवेदन करके पुलिस रिमांड प्राप्त किया है। 2 दिवस के पुलिस रिमांड में जो विवेचनाएं शेष है और एक आरोपी की गिरफ्तारी शेष है, इसमें एक कार्रवाई करके पुनः इसको न्यायिक हिरासत हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष सोमवार को प्रस्तुत करेगी। बसंत पंचमी को लेकर धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पुलिस और आरएएफ ने निकाला फ्लैग मार्च। धार में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के मद्देनजर धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को धार के किला ग्राउंड से पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च धार शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। इसमें स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवान भी शामिल रहे। फ्लैग मार्च के दौरान वज्र वाहन, 4 पहिया वाहनों का काफिला, भारी संख्या में पुलिस जवान एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस प्रशासन ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और असामाजिक तत्वों को स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था या कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बसंत पंचमी के दिन पूरे जिले में कड़ी निगरानी रखने की व्यापक तैयारी की गई। इस पर एडिशनल एसपी विजय डावा ने बताया कि बसंत पंचमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। फ्लैग मार्च में करीब 30 से 35 4 पहिया वाहन शामिल रहे। उन्होंने बताया कि फिलहाल 25 से 30% फोर्स धार में तैनात हो चुका है। वर्तमान में 1500 से 2000 जवान फ्लैग मार्च में शामिल हुए, जबकि 20 जनवरी को 7000 से 8000 अतिरिक्त पुलिस बल और पहुंचने वाला है। एडिशनल एसपी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। को लेकर कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं आपसे? देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है, 23 तारीख को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाना है। उसी को लेकर आज हमारे साथ में आरएएफ की कंपनी प्लस हमें जो पीटीएस ट्रेनिंग स्कूल का फोर्स मिला था, इसके साथ में हम लोगों ने आज फ्लैग मार्च शहर में निकाला है। और इसमें जो लगभग 30 से 35 हमारी 4 गाड़ियाँ थी, जो कि माउंटेन ट्रूप फोर्स के साथ में भी हैं, साथ ही हमारे साथ में आरएएफ का फोर्स भी है। और अभी लगभग 25 से 30% ही फोर्स हमारे पास में आया है। मैसेज यही है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई स्थिति, हर प्रकार की स्थिति के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। और फोर्स हमारा जो है फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को संदेश दे रहा है कि शांति व्यवस्था के साथ। अभी फिलहाल कितना फोर्स आएगा और आगे कितना फोर्स आने वाला है? अभी लगभग हमारे पास 1500 से 2000 का फोर्स आज की इसमें फ्लैग मार्च में था। इसके अतिरिक्त 20 तारीख तक 7 से 8000 का फोर्स और आ जाएगा। ठीक, थैंक यू। सलाह कानून का मामला चल रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरएएफ का कितना फोर्स आया है अभी फिलहाल? रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियां यहाँ आई हुई हैं और 107 बटालियन की 4 कंपनियाँ। कितना फोर्स अभी आना बाकी आपके? अभी स्टेट ने तो दिया है गृह मंत्रालय को, तो और 4 कंपनियां और आ सकती हैं। तो किस तरह से आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने में धार में जो मदद करेंगे? जैसा कि सबको पता है, रैपिड एक्शन फोर्स
जो तनावग्रस्त माहौल होते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, उनसे निपटने में काफ़ी एक्सपर्ट है। और हमारा काम है स्टेट के साथ मिल करके जो आने वाले त्यौहार हैं, दोनों संप्रदाय या सभी लोग आराम से शांति पूर्वक खुशी खुशी। सर कितनी कंपनियां थी और कौन कौन सी कंपनियां थी? हमारी 107 RAF है, उसका हेडक्वार्टर भोपाल में है, वहीं से हमारी चालू। कुल कंपनी के कितने जवान यहाँ पे शामिल हुए आपके? हमारे लगभग 500 के आसपास पूरे अफसर्स और कार्मिक। आपका नाम और पता? मैं मनीष महाले, सेकंड इन कमांड। टिकरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा भागीरथपुरा इंदौर में हुई मौतों को लेकर टिकरी नगर में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। नगर की गांधी चौक पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए चौपाटी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस के युवा नेता पलाश जायसवाल, रमेश चौहान, ब्लॉक अध्यक्ष मोहन यादव ने बताया कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन देश में आज भी मूलभूत सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही है। पानी जैसी मूलभूत सुविधा का शुद्ध नहीं दे पा रही है और गंदे पानी से लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार क्या कर रही है? इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन इस शहर में अगर गंदा पानी पीने से लोगों की मौत होती है तो क्या कहेंगे? मतलब साफ है कि सरकार फेल है। हम सभी चाहते हैं कि इस घटना की CBI जांच और दोषियों पर कार्रवाई हो। वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की सुपुत्री प्रेरणा बच्चन का दुर्घटना में असामयिक निधन होने पर सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें भी 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी भी भागीरथपुरा आए थे। उन्होंने भी भागीरथपुरा के पीड़ितों के साथ खड़े होने की बात की। उन्होंने 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी। श्रद्धांजलि दी गई, क्या कहेंगे? देखो, भागीरथपुरा में जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना घटी है, उसके लिए हम लोगों ने आज पूरे नगर कांग्रेस की तरफ से मौन जुलूस निकाला और यहाँ पर आज श्रद्धांजलि उनको अर्पित की हम लोगों ने। श्रद्धांजलि के साथ साथ हम तो ये कहेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और साथ ही ये प्रार्थना करेंगे कि ऐसे दुखद परिवारों को जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करें। प्रेरणा बच्चन जी का भी आकस्मिक निधन हुआ है, उनको भी हम लोग सारे नगर कांग्रेस की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मौन भी व्रत किया उनके लिए हम लोगों ने। भैया श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहेंगे? आज हमें नगर कांग्रेस की ओर से और ब्लॉक कांग्रेस की ओर से जो भागीरथपुरा में जो दूषित जल पीने से मौतें हुई है, 24 मौतें हुई है, उसके सिलसिले में हमने मौन व्रत रखा है पूरे ब्लॉक और पूरे कांग्रेस शहर टिकरी शहर के लिए। और हमारे पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी की बच्ची जो प्रेरणा बच्चन है, उनका आकस्मिक निधन हो गया था, उसमें हम सब ने आज सब मिलकर उनके लिए भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसलिए हम नम आंखों से हमने जो प्रेरणा बच्चन को बधाई दी है, उसी नम आंखों से हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट का मौन व्रत रखा। श्रद्धांजलि दी गई है भागीरथपुरा में जो दूषित जल पीने से कुछ लोगों की मौत हुई, उसको लेकर क्या कहेंगे? इंदौर के भागीरथपुरा में असमय 24 लोगों की मौत से एक प्रशासन पर बदनुमा दाग लगा है। उनकी जो लोग चले गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने 2 मिनट का मौन रख के पूरी कांग्रेस कमेटी ने ये मौन रखा है। और जितने लोग भर्ती हैं उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना करने हेतु हमने ये मौन रखवाया है। क्या कहेंगे? 24 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग एडमिट भी हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे देश को आज़ाद होने को आज 70-75 साल होने आए हैं, लेकिन आज भी इस तरह की घटना हमारे दिलों को आहत कर देती है। साफ और स्वच्छ पानी पीना आम जन की एक अधिकार है और इस अधिकार को सरकार ने स्वच्छ पानी देकर दायित्व अपना निभाना चाहिए, लेकिन सरकार इन कामों में कहीं ना कहीं फेल है। मेरा सरकार से एक सवाल है कि इतने नंबर 1 शहर में इस तरह की अगर दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो इसका जिम्मेदार और जवाबदार कौन है? इसके जवाबदारी तय की जाए और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज आपके राष्ट्रीय लेवल के नेता राहुल गांधी भी इंदौर आए थे, उस पर क्या कहेंगे? हमारे नेता भी उन्हीं सब लोगों का दुख बांटने आए थे, उन्हें सहायता कंपनसेशन में 1-1 लाख रुपए के चेक दिए हैं।
और जो लोग अस्वस्थ हैं उनकी जल्द स्वास्थ्य का कामना करने के लिए और उनको देखने के लिए वो आए थे। राहुल गांधी जी को प्रशासन ने कम से कम समय दिया, इसके लिए क्या करेंगे? राहुल गांधी, देखो ये तो हठधर्मिता है, सरकार दबाने का काम कर रही है, लेकिन हमारे नेता इन कम समय से या किसी के रोकने से रुकते नहीं हैं। राहुल गांधी जी बड़े लीडर हैं और वो कभी भी कहीं भी जाने में कभी झिझके नहीं है और रुके नहीं है। मुरैना जोरा में आयोजित हुआ सक्सेस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस एवं ड्रीम्स ग्लोबल स्कूल का मोटिवेशनल सेमिनार के मुख्य अतिथि रहे दिल्ली के दृष्टि कोचिंग के अजय राणा सर। उन्होंने अपने शब्दों से बच्चों को भविष्य में कैसे पढ़ा जाए, कैरियर कैसे बना जाए, इन सब बातों से मार्गदर्शन किया। उन्होंने स्टडी करने वाले बच्चों के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप की मदद से बच्चों को मात्र 5 रुपये में ऑनलाइन क्लास मिल पाएगी। उन्होंने कहा जो बच्चे आर्थिक स्थिति की वजह से आगे नहीं पढ़ पाते हैं और ऐसे बच्चों के सहयोग के लिए भी आगे भी मदद करते रहेंगे। सेमिनार में अरुण एवं सूरज सर द्वारा 10th एवं 12th क्लास में जिन बच्चों ने अच्छी % बनाई है उनको भी सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस क्रम में वहां उपस्थित सभी पत्रकारों को हुई शील्ड देकर सम्मान किया गया। सेमिनार में एडवोकेट अरविंद पराशर और उनकी पत्नी डॉक्टर निर्जा पराशर द्वारा भी बच्चों को मोटिवेशनल बातें बताई गई। सक्सेस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस द्वारा इस तरह के सेमिनार प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते जाएंगे जिससे बच्चों को प्रेरित किया जाए, वहीं उन बच्चों का भविष्य एवं जीवन शैली की सही दिशा तय कराई जाती है। मुख्य अतिथि अजय राणा सर द्वारा यह भी बताया गया है कि 2026 में अरुण सर द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। आज आप जोरा आए बच्चों के सेमिनार प्रोग्राम में, बच्चों को क्या मार्गदर्शन के लिए आपने बोला है? सर, जोरा चंबल की धरती है और यहाँ के बच्चे बहुत मेहनती हैं, यहाँ के माँ बाप उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मेरा बस यही है कि जिस वजह से चंबल पहले बदनाम था, अब आगे आने वाली जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन इसकी बदनामी का नहीं, इसकी आने वाली जनरेशन की जो पुश्तें हैं वो सुधार देंगी इसकी बदनामी को, और वो यहाँ से इस दुनिया से इतना आगे लेके चलेगा। ये जो मामला इन बच्चों का पूरा ये नौकरियों की तैयारी करेंगे, ये सर की क्लासेस में यहाँ पढ़ते हैं, ये इनका नाम रोशन करेंगे, इस ज़िले का नाम रोशन करेंगे, मुरैना ज़िले का। ठीक है, जोरा तहसील है, जोरा तहसील का नाम रोशन करेंगे, अपने आसपास के जो गांव हैं वहाँ का रिज़ल्ट सर ने बहुत बेहतर रिज़ल्ट दिया। पहले भी, अभी भी 10th और 12th के जो पेपर होने वाले हैं उसमें भी बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होने वाला है। जो सर की मेहनत है वो सर ने मुझे बहुत बारे में उसके अच्छे से बताया, और यहाँ के बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का नाम, इस धरती का नाम रोशन करेंगे। मैंने इसीलिए इन्हें जो गाइडेंस थी वो उसे प्रोवाइड कराई। कंपटीशन वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से उनको पढ़ाई करनी चाहिए? सर, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए सबसे पहले तो है कि सर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको ये लगता है कि मतलब एक बार मैंने देखा और एक बार पढ़ने से मुझे आ जाएगा, तो इतना जल्दी नहीं आता है। ठीक है, आपको कम से कम एक चीज़ को कम से कम 2 बार आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं, नया खोजने में लगे रहते हैं। आपके पास जो है पहला उसको भी मजबूत करें। जो आपकी कमज़ोर कड़ी है उसे तो आप मजबूत करने की तरफ ध्यान दें, लेकिन जो आपकी मजबूत कड़ी है, जो मजबूत स्तंभ है आपका, उसको भी आप बार बार रिवाइज़ करते रहें, जिससे कि वो आगे भी आपकी मजबूती प्रदान करते रहे। तो थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कंपटीशन वाले पार्ट में। बहुत सारे सरकारी नौकरी के फॉर्म्स आए हुए हैं, तो आप फॉर्म भरते रहें, तैयारी करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। सेमिनार आयोजित कराया जा रहा है, किस उद्देश्य को लेकर कराया जा रहा है? देखिए, सक्सेस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस के द्वारा प्रतिवर्ष जो बच्चे 10th और 12th में अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनका सम्मान कराया जाता है। इसी क्रम में हम अब तक IPS IAS ऑफिसर को इनवाइट करते रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को UPSC SSC CGL के लिए काफ़ी इंस्पायर किया है, अपनी जर्नी बताई है। इसी बीच हमें बच्चों से डिमांड आई कि किसी एक ऐसे शिक्षक को भी बुलाया जाए जो दिल्ली में रह रहा हो, पढ़ा रहा हो, वहाँ का कल्चर हमको बता सके, वहाँ क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो उसके लिए हमने अपने अजय राणा सर, जो दृष्टि IAS में अभी कार्यरत हैं, पहले KD कैंपस में पढ़ाया है, उनको बुलवाया था। जोरा में उनका काफ़ी वार्म वेलकम किया गया, सब लोगों ने बहुत खुले दिल से उनका स्वागत किया है। उसके बीच में अपने बीच में ग्वालियर चंबल MP करके जो पेज चलाते हैं वो भैया भी आए हैं। केतु ग्वालियर, जो अभी ग्वालियर में उन्होंने इतना बड़ा बदलाव लाया, उनकी एक वीडियो से काफ़ी सारे चेंजेस आए, वो भी हमारे बीच उपस्थित हुए। ये सब बच्चों को एक प्रेरणा देने के लिए आए हैं, और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि यहाँ से बच्चों को कुछ नई सीख मिले, कुछ नया करने के लिए वो इंस्पायर हों और एक नए सफ़र की ओर अपना कार्य अग्रसर करें। जी हाँ, सक्सेस पॉइंट इंग्लिश क्लासेस की तरफ से एक सक्सेस मंत्र के नाम से एक बुक लॉन्च की जाती है, और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, ये बुक उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ये बुक उन बच्चों के लिए है जो कहीं मजदूरी करते हैं या किसी भी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते और उनको 1 या 2 महीने में पेपर देने के लिए आना पड़ता है, बाहर रहते हैं और कम समय में तैयारी करनी पड़ती है। तो उसके लिए उनमें
अपने अनुभव के आधार पर हम कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस निकालते हैं। मात्र 35 क्वेश्चन 12th के हैं और 50 क्वेश्चन 10th के हैं, जिनमें से अभी तक तो 100% फंसा है, लेकिन हम कम से कम 70 से 80% का दावा करते हैं उसमें से हर साल आता है। उससे वो बच्चे अपनी साल खराब होने से बचा लेते हैं जिनको बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने के लिए। आगामी बसंत पंचमी और अन्य त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनावर, धर्मपुरी और गंधवानी विधानसभा क्षेत्रों की पुलिस ने रविवार दोपहर बलवा ड्रिल का अभ्यास किया। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश पर यह अभ्यास ग्राम डोंचा स्थित एक निजी स्कूल के मैदान पर करीब 2 घंटे तक चला। इस बलवा ड्रिल में मनावर, गंधवानी और धर्मपुरी थानों का पुलिस स्टाफ शामिल हुआ। इस दौरान एसडीओपी ब्रजेश कुमार मालवीय, मनावर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, गंधवानी थाना प्रभारी प्रदीप खन्ना और धर्मपुरी थाना प्रभारी संतोष यादव भी मौजूद रहे। गांव के कोटवारों ने भी इस ड्रिल में हिस्सा लिया। अभ्यास के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों ने उपद्रवी भीड़ की भूमिका निभाई। इस भीड़ ने पुलिस की समझाइश नहीं मानी, नारेबाजी की और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने चेतावनी देते हुए भीड़ को नियंत्रित करने और हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने का प्रशिक्षण लिया। ड्रिल के दौरान भगदड़ की स्थिति भी निर्मित की गई। इसमें कुछ लोगों को घायल दर्शाया गया, जिन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल भेजने का अभ्यास किया गया। मौके पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी की गई थी। मनावर थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान ने बताया कि ये बलवा ड्रिल वर्तमान और आने वाले त्योहारों तथा आयोजनों के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय धार के निर्देशन में आज हमारे द्वारा बलवा ड्रिल की रिहर्सल अनुभाग मनावर के थाना धर्मपुरी, गंधवानी और मनावर के साथ ही जिला पुलिस लाइन धार के बल के साथ रिहर्सल की गई। ये रिहर्सल का उद्देश्य जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उसमें हमारी जो ट्रेनिंग है और कार्यशैली है उसको और उत्कृष्ट स्तर पर ले जाने के लिए की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में हमारे जवान इस के लिए अलर्ट रहें। सर, कितने थाने हैं और चौकी के जवान? लगभग 100 का बल था, जिसमें मनावर डिवीजन के थाने धर्मपुरी, गंधवानी, मनावर, इनकी चौकियाँ सिंघाना, बाकाने, उमरबन और जीराबाद का बल था।